हेलो दोस्तों, आइए आपको एक मोरल स्टोरी की तरफ हम ले चलते हैं। हेलो दोस्तों, कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है लालची पाव भाजी वाला। यह एक हिंदी कहानी है। अगर आपको हिंदी स्टोरी, मोरल स्टोरी या हिंदी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। प्रीतमगढ़ राज्य में झुमरू नाम का एक नाई रहता था, जिसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा गबरू जो बौना था, दूसरा बेटा बिलुआ जो बदमाश था। क्योंकि गबरू कद का छोटा था, इसीलिए कोई भी लड़की उसे शादी को तैयार नहीं थी। छोटा भाई बिलुआ की शादी हो चुकी थी। एक दिन झुमरू अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है। झुमरू, बेटा, मेरी अवस्था अब दुकान संभालने की नहीं रही। मेरी आंखों की रोशनी लगातार घटती जा रही है। सुंदरी, ऐसा क्यों बोलते हो जी? अभी तो आप कम से कम 20 साल दुकान संभालोगे। झुमरू, ऐसा नहीं है, कल ही एक कस्टमर का मैंने मूंछ काटते काटते थोड़ा सा नाक काट दिया। बिलुआ, ओह, फिर क्या हुआ? झुमरू, फिर क्या, जैसे जैसे मामला शांत हुआ, कल से बिलुआ दुकान संभालेगा। वैसे भी शादीशुदा होने के कारण इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। सुंदरी, तो फिर गबरू क्या करेगा? वो कैसे अपना जीवन चलाएगा? झुमरू, देखो सुंदरी, अपना बेटा सबको अच्छा लगता है, लेकिन गबरू में ऐब है। यह तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। इस बौने से कौन शादी करेगा? दूसरी बात, यह सर्कस में जोकर बनकर कमा सकता है। सुंदरी, क्या बोलते हो जी? दुनिया का पहला बाप देख रही हूँ जो अपने बेटे को सर्कस में जाकर जोकर बनने के लिए बोल रहा है। बिलुआ, माँ बौने को बौना नहीं तो क्या कहोगी? पिताजी ने इसके लिए सबसे अच्छा धंधा चुना है। दूसरे दिन से बिलुआ अपने पिताजी की दुकान पर जाकर बाल काटने का काम करने लगता है। 1-2 महीने दुकान चलने के बाद एक दिन बिलुआ गबरू से बोलता है। बिलुआ, देख गबरू, हमारे दुकान में एक ही आदमी का काम है और तू इतना छोटा है कि किसी का बाल भी ठीक से नहीं काट सकता। तूने अपने बारे में क्या सोचा है? गबरू, क्या करूं भाई, भगवान ने मुझे ऐसा बनाकर भेजा है कि कहीं भी काम मांगने जाता हूं तो सब हंसकर यही बोलते हैं कि तुमसे काम क्या होगा। बिलुआ, वो सब मैं नहीं जानता, तुम अपना कहीं और ठिकाना देख लो। सुंदरी, बेटा, भाई से ऐसा नहीं बोलते। जितना तुम्हारा हक दुकान पर है उतना गबरू का भी है। बिलुआ, देखो माँ, अब पिताजी ने यह दुकान मेरे नाम कर दी तो फिर तुम लोगों का उसमें कोई हक नहीं बनता। और हाँ, ये बात मैं सिर्फ गबरू के लिए नहीं, तुम दोनों के लिए भी कह रहा हूँ। झुमरू, क्या कहा? तुम्हारा मतलब क्या है? ज़रा साफ साफ बता दो। बिलुआ, वो तो साफ साफ सुन लो पिताजी, मेरे परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वह हमारी तरफ गरीबी में पढ़े बने। सुंदरी, तो क्या इसके लिए तुम हम लोगों को घर से बाहर निकाल दोगे? बिलुआ, बेहतर होगा कि मेरे निकलने से पहले आप लोग खुद यहाँ से निकल जाओ। झुमरू, नीच कमीने, क्या इसीलिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? बिलुआ, पिताजी, यह मत भूलिए कि आज मेरे ही टुकड़े पर आप लोग पल रहे हैं और मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरे भी हाथ उठ सकते हैं। सुंदरी, क्या कहा? अपने पिताजी पर तुम हाथ उठाओगे, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? झुमरू, जाने दो सुंदरी, यह सब ऊपर वाले की लीला है। अपने नसीब में बुढ़ापे में ही घर से बाहर निकलना था। कल सुबह ही हम लोग इस घर से निकल जाएंगे। सुबह में झुमरू, सुंदरी और गबरू तीनों बिलुआ का घर छोड़कर चले जाते हैं। शहर जाने के क्रम में बीच में जंगल पड़ता है। सुंदरी, बस जी, आप अब नहीं चला जाता, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। गबरू, माँ, पिताजी, आप यहीं पेड़ की छाँव में बैठो, मैं देखता हूँ जंगल में कुछ फल फूल मिल जाएंगे। गबरू फल की खोज में जंगल में चल देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि बहुत सुंदर कुटिया के पास बहुत से फल से लदे पेड़ लगे हैं। पास में एक तपस्वी धुनी जमाए बैठा है। तभी वो देखता है कि एक सांप तपस्वी को काटने जा रहा है। वो झट से सांप को हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन सांप बड़ा होने के कारण गबरू को अपनी पूंछ से बांध देता है। गबरू छटपटाने लगता है। तभी तपस्वी का ध्यान पत्तों की खड़खड़ाहट से छूट जाता है और वो गबरू को सांप से अलग कर बचाता है।
तपस्वी, कौन हो तुम बालक? इस घने जंगल में क्या करने आए हो? गबरू, प्रणाम महाराज, मेरा नाम गबरू है। मैं अपने बूढ़े माता पिता की भूख मिटाने के लिए कुछ फल ढूंढने आया था। मेरे माता पिता नदी किनारे पेड़ की छांव में भूखे बैठे हैं। तपस्वी, बालक, मैं तपस्वी देवराज तुम्हारी माता पिता के प्रति आदर भाव और मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने के तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो एक फल, इसमें तुम लोगों की भूख मिट जाएगी। गबरू जी महाराज, मैं इसे अभी अपने माँ पिताजी को जाकर खिला देता। तपस्वी, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने माता पिता के साथ जंगल में क्यों भटक रहे हो। तब गबरू अपने परिवार और बिलवा के बारे में बताता है कि किस तरह उसके छोटे भाई ने उन सभी को घर से निकाल दिया। तपस्वी, यह फल मामूली फल नहीं है, इससे तुम चाहोगे एक बार में वह तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि इससे तभी मदद लेना जब तुम्हें इसकी ज़रूरत हो। गबरू जी महाराज, अब मुझे आज्ञा दें ताकि मैं जाकर अपने बूढ़े माता पिता की भूख को शांत कर सकूं। गबरू फल लेकर तेजी से अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी कहानी बताता है। वो लोग फल से अपने लिए स्वादिष्ट खाने की इच्छा जाहिर करते हैं और उसी खाने को खाकर नगर की ओर निकल जाते। नगर में वो एक ढाबे पर जगन, अरे बौने, तुम्हें क्या चाहिए? बहुत देर से देख रहा हूँ, तू टुकुर टुकुर देख रहा है। गबरू, फिलहाल तो मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, मुझे काम चाहिए। जगन, अबे ठिकने, मेरा पाव भाजी का दुकान है, एक पाव के बराबर तो तू ही है। तू क्या काम करेगा मेरे यहाँ? जा कहीं और नौटंकी में शामिल हो जा। धर्मा, जगन, तुम्हें काम नहीं देना है तो मत दो, लेकिन किसी के रूप रंग और कद का ऐसा मजाक उड़ाना उचित नहीं। जगन, अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है तुझे तो तुम ही अपने ढाबे में काम पर क्यों नहीं रख लेते? धर्मा, मैं ज़रूर रख लेता, लेकिन मुझे तो खुद कोढ़ हो गया है। मैं दुकान बंद करके हरिद्वार जा रहा हूँ, वहीं बैठकर भीख मांगूंगा। धर्मा, बेटा, मेरी दुकान भी पाव भाजी के सामने है, लेकिन मुझे कोढ़ हो जाने के कारण ये दुकान बंद है कर हरिद्वार जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो इसे खुद से चला सकते हो। गबरू, चाचा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों मिलकर पाव भाजी की दुकान चलाएंगे। धर्मा, बेटा, मुझे कोढ़ हो गया है और ये बात नगर में सभी को मालूम हो चुका है, इसीलिए मेरी दुकान से कोई खाना नहीं खाता। एक दो कस्टमर आते भी हैं तो लालची जगन को उसे कोढ़ के नाम पर भड़का देता है और अपने ढाबे में बुला लेता है। गबरू, चाचा, मेरे माता पिता भी मेरे साथ हैं, हमें एक कमरा चाहिए ताकि हम लोग रह सकें। धर्मा, अगर तुम लोग छुआछूत नहीं मानते तो मेरे घर पर रह सकते हो, वैसे भी अब मैं हरिद्वार निकलने ही वाला हूँ। धर्मा उन लोगों को अपने घर में ले जाता है। वहाँ गबरू से चमत्कारी फल से एक छोटा सा फल मांगता है और धर्मा को खाने के लिए देता है। फल खाते धर्मा के जितने भी कोढ़ के लक्षण थे सारे गायब हो जाते हैं। धर्मा खुश हो जाता है। तभी नगर में महामारी फैल जाती है। धर्मा, लो, इस महामारी में तो लोग हमारी पाव भाजी भी नहीं खाएंगे, हम लोग कैसे रहेंगे? पता नहीं ये महामारी कब खत्म होगी। गबरू चमत्कारी फल से महामारी ठीक होने वाली दवा की इच्छा जाहिर करता है। फल से तुरंत एक रस से भरी बोतल निकलती है। उस चमत्कारी रस को पाव भाजी में छिड़क कर वो बेचने लगता है, जिससे बीमारी व्यक्ति ठीक हो जाता है। उधर प्रीतमगढ़ के दरबार में सेनापति महाराज की जय हो। हमारी खुफिया विभाग से हमें पता चला है कि जूनागढ़ के महाराज भैरव सिंह हम पर हमला कर प्रीतमगढ़ को अपने राज में मिलाना चाहते हैं। मंत्री जी महाराज, हमने भी पता कराया है। जूनागढ़ के महाराज भैरव सिंह का मानना है कि हमारे नागरिक उनके राज में पलायन कर महामारी फैला रहे हैं और ये भी मानना है कि हम लोग महामारी पर काबू नहीं पा रहे हैं। अगर एक हफ्ते में महामारी पर काबू नहीं पाया गया तो वे हम पर हमला कर देंगे। सेनापति और महाराज, इस वक्त हमारे आधे से ज़्यादा सैनिक बीमार पड़े हुए हैं। जो है भी वह महामारी से भयभीत है, वह भी आक्रमण का सामना करने को तैयार नहीं है। महाराज, मंत्री जी, जितना जल्दी हो सके महामारी के रोकथाम के लिए उपाय निकालिए, नहीं तो बहादुर राजा भैरव सिंह के सामने हमारे सैनिक कहीं भी नहीं टिक सकेंगे। मंत्री, महाराज, हमें पता चला है कि नगर में पाव भाजी बेचने वाला बौना गबरू, उसकी पाव भाजी खाने से लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। तभी राजवैद्य आकर बताते कि जांच में महाराज सहित राजमहल के अधिकांश लोग महामारी से ग्रसित हो गए हैं। महाराज, मंत्री जी, हमें उस गबरू पाव भाजी वाले की दुकान पर ले चलिए। दूसरे दिन गबरू की पाव भाजी की दुकान पर महाराज, मंत्री जी, यहाँ कोई बहुत बड़ा मंदिर है क्या जहाँ लोगों का तांता लगा हुआ हो? मंत्री, नहीं महाराज, मंदिर नहीं, यहाँ गबरू का चमत्कारी पाव भाजी मिलता है जिसे खाकर लोग स्वस्थ हो रहे हैं, ये उसी की लाइन है।
जगन। अबे बौने महाराज अपने मंत्री और सेनापति के साथ तेरी ही दुकान पर धावा बोलने आ रहे हैं, जल्दी से दुकान भर कर भाग जा। जगन। धर्मा मैं न कहता था कि ये बौना किसी न किसी दिन मुझे फंसाएगा। ये पाव भाजी में अफीम डालकर सारे लोगों को बीमार कर रहा है। तभी महाराज खड़क सिंह गबरू की दुकान पर पहुंचते हैं। महाराज, इस दुकान का मालिक कौन है? गबरू। महाराज की जय हो, मैं गबरू इस दुकान का मालिक हूँ। बताइए महाराज, आपकी क्या सेवा करूँ? महाराज। गबरू, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सारे जनता और सैनिक सहित राजमहल के कर्मचारियों को भी मुफ्त में अपनी पाव भाजी खिलाओ। महाराज। मंत्री जी, इसके लिए गबरू को राजकोष से धन मुहैया कराया जाए। मंत्री जी। महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। मंत्री। सेनापति जी अपने स्वस्थ सैनिकों को पाव भाजी के वितरण में लगाए ताकि 1 सप्ताह के अंदर पूरी तरह से महामारी पर काबू पाया जा सके। महाराज। गबरू, फिलहाल हमारे और हमारे परिवार के लिए कुछ पाव भाजी दे दो ताकि हम लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। उधर गांव में बिलुआ अपने शराबी दोस्त जगिया के साथ खूब शराब और कबाब में पैसा उड़ाता है, जिससे वो कर्ज में चला जाता है और उसकी दुकान भी बिक जाती है। गरीबी और महामारी से तंग आकर बिलुआ शहर में मजदूरी करने आ जाता है। यहाँ वो लोगों को पाव भाजी पहुँचाने का काम करने लगता है। एक दिन सेनापति। ये लड़का, इधर सुनो, क्या करते हो यहाँ? बिलुआ। जी सरकार, मैं यहाँ ज़रूरतमंदों को पाव भाजी खिलाता हूँ। सेनापति। इस इलाके में जल्द से जल्द पाव भाजी की ज़रूरत है। तुम तुरंत यहाँ पर्चा लेकर पाव भाजी की दुकान पर जाओ और वहाँ के मालिक को यह पर्चा देकर 50 बैलगाड़ी पाव भाजी ले आओ। बिलुआ 50 बैलगाड़ी लेकर गबरू की पाव भाजी की दुकान पर पहुँचता है, लेकिन पाव भाजी लेने के लिए लोगों की भीड़ में वो पाव भाजी के मालिक तक नहीं पहुँच पा रहा था। तभी उसकी मुलाकात धर्मा से होती है। बिलुआ। मालिक, यह पर्चा सेनापति वीरभद्र सिंह ने दिया है। 50 बैलगाड़ी पाव भाजी की तत्काल ज़रूरत है। धर्मा। तो यह राज पर्चा है, इसके लिए तुम्हें मालिक के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसा करो, मैं यहाँ तैनात एक सैनिक को बोल देता हूँ, तुम्हें मालिक के पास पहुँचा देगा। यह पर्चा दिखाना। सैनिक बिलुआ को लेकर गबरू के पास जाता है। बिलुआ। अरे गबरू, तू यहाँ नौकरी करता है? देख, आज मैं अपनी मेहनत के बदौलत राज कर्मचारी बन गया हूँ। यह राज पर्चा देख, तुम्हारे मालिक को देखकर 50 बैलगाड़ी पाव भाजी लेने आया हूँ। सेनापति वीरभद्र सिंह ने मुझे यह खुद पर्चा दिया। गबरू। धर्मा चाचा, इसे 50 बैलगाड़ी पाव भाजी दे दो। गबरू। ए बौने, चल इधर पर्चा ला। मामूली पर्चा समझ कर रखा क्या है? यह पर्चा है, मुझे यहाँ मालिक के हस्ताक्षर भी इस पर्चे पर चाहिए। धर्मा। हाँ गबरू बेटा, इस पर हस्ताक्षर कर दो। बिलुआ। रुको रुको, इस पर दुकान मालिक का हस्ताक्षर चाहिए। धर्मा आगे कुछ कह पाता कि तभी कुछ सैनिक आकर बिलुआ को धकेलते हुए, साइड हटो, महाराज खड़क सिंह यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी देर में लव लश्कर के साथ महाराज खड़क सिंह पहुँचते हैं और गबरू से हाथ मिलाकर कहते हैं, महाराज शाबाश गबरू, तुमने आज अपने राज की लाज बचा ली। हमने लगभग पूरी तरह से महामारी पर काबू पा लिया। जूनागढ़ के महाराज भैरव सिंह ने तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर की है और अपने राज में पाव भाजी की सेवा देने के लिए बुलाया है। गबरू। महाराज, ये सब आपके हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं था। महाराज, हमें इसका श्रेय देकर मुझे अपना बड़प्पन दिखाया है। काम तो सारा तुम्हारा ही है। बिलुआ भीड़ में से महाराज और गबरू को सिर्फ टकटकी लगाकर देख रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।